अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो है उर्दू मीडियम की, जिसमें हम पिछले साल के पिछली बार जो महाटेट एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पेपर 2 सॉल्व करेंगे, उसका पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने पेपर 2 जो कि 12 दिसंबर 2017 को हुआ था उसका पार्ट 1 सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 25 तक सॉल्व किया था। आज हम पार्ट 2 लेंगे उसी पेपर का, सवाल नंबर 26 से लेकर सवाल नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 26, जब कोई बचपन और सने बलूग की मुंतकिली की हालत में होता है तो वो क्या होता है? बचपन और सने बलूग यानी कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में कौन सा पीरियड होता है वो पूछ रहा है। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड, बचपन और सने बलूग के बीच में जो होता है वो टीनेज का पीरियड होता है, उफ़वाने शबाब का पीरियड होता है। तो अडोलसेंट, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ऑप्शंस देखेंगे हम इसमें। उफ़वाने शबाब बी, प्री स्कूल तीसरा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑपरेशनल उम्र चौथा है, दर्जे बाला में से कोई नहीं। ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 27, तालीम के मैदान में ट्रोबल का सबसे अजीम कारनामा डैश को तैयार करना था। तालीम के मैदान में ट्रोबल का सबसे अजीम कारनामा, ट्रोबल जो है ये तालीम मतलब मुहक्किक है, तो उन्होंने किंडरगार्टन यानी कि जो प्री स्कूल होता है उसके बारे में रिसर्च किया है। तो ए वाला जो ऑप्शन है किंडरगार्टन, इसको सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट सवाल नंबर 28, इन द गिवन फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W? दर्जे शक्ल में W की कदर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमुआ, इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये। शक्ल में दो मुसल्लस है, AB CD और ये O पॉइंट है। ये 90 दर्जे का जाविया है और ये 50 दर्जे का जाविया है। अब अगर हम मुसल्लस OCD की बात करते हैं तो तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे यानी 50 जमा 90 जमा ये वाला पार्ट, मान लीजिए इससे x से लिया हमने, जमा x, ये हो जाएगा 180 दर्जे यानी कि x इज इक्वल्स टू होगा 90 और 50 140, 140 इधर आएगा, तफरीक होगा तो 40 दर्जे। तो x की वैल्यू आएगी 40 डिग्री। अब 40 डिग्री, ये वाला जाविया भी 40 डिग्री होगा। मुतकाबिला जावियों की वजह से एक दूसरे के सामने के जो जाविये होते हैं वो मुतमासिल होते हैं, तो ये वाला भी 40 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जाविया दिया गया है 30 दर्जे। तो मुसल्लस AOB में 30 जमा 40 जमा ये वाला जाविया हमें मालूम करना है, Z से ले लेते हैं हम इसे। Z मसावी 180 दर्जे, 30 और 40 होता है 70, जमा Z मसावी 180 दर्जे, Z मसावी 180 मनफी 70 होगा जो कि होता है 110 दर्जे। मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश 180 दर्जे होती है। इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। 110 दर्जे राइट आंसर है। ए है ऑप्शन 100 डिग्रीज, बी है 110 डिग्रीज, सी है 120 डिग्री, डी है 130 डिग्री, इसलिए राइट ऑप्शन है बी 110 डिग्री। नेक्स्ट है सवाल नंबर 29, दर्जे झेल सवाल में एक बयान दिया गया है और बयान के दो लाहे अमल है। इनकी मुनासिबत से हमें सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। बयान है, भारत में खुदकुशी करने वाले तलबा की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। लाहे अमल क्या होना चाहिए इसके लिए? सालाना इम्तिहान को मनसूख करना चाहिए
और कैंसिल करना चाहिए, और दूसरा जो है वो है तमाम वाइस चांसलर्स को मुअत्तल करना चाहिए। मतलब वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के आला ओहदों पर फायद अफसरान होते हैं, उनमें से एक होता है वाइस चांसलर, तो उन्हें मुअत्तल करना चाहिए। तो सालाना इम्तिहान तो मनसूख नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर तलबा की कदर पैमाई नहीं की जा सकेगी, और वाइस चांसलर को भी मुअत्तल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई तालिब इल्म खुदकुशी कर रहा है तो उसका इल्ज़ाम हम वाइस चांसलर को नहीं दे सकते। तो ये दो लाहे अमल में जो दोनों चीज़ें दी गई है वो सही नहीं है। अब इसके जवाब दिए गए हैं, सिर्फ एक सही है, बी है सिर्फ 2 सही है, सी है या तो एक सही है या 2 सही है, डी है इनमें से कोई भी सही नहीं है, ना ही एक सही है और ना ही 2 सही है। तो जो लाहे अमल है वो दोनों भी सही नहीं है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30। पहली खुद फिक्री की अलामत उम्र के किस ग्रुप में होती है? ऑटिस्टिक साइंस आर फर्स्ट इन एज ग्रुप। जो खुद फिक्री मतलब ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है ASD, उसको कब पहचाना जा सकता है, किस उम्र में उसकी शनाख्त की जा सकती है? तो जब बच्चा 1 या 2 साल का होता है तो जब भी ऑटिस्टिक साइंस दिखने लगती है उसके अंदर, तो 1-2 साल की उम्र इस ज़माने में खुद फिक्री की अलामत को जाहिर किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 4 से 6 साल की उम्र, 1 से 2 साल की उम्र, 2 से 3 साल की उम्र, 5 से 7 साल की उम्र। बी ऑप्शन 1 से 2 साल की उम्र ये राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 में 2 स्टेटमेंट्स, 2 बयानात दिए गए हैं। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो या तो असर हो सकता है या फिर उसकी वजह हो सकती है। These statements may be either independent causes or may be effects of independent causes। मतलब वजूहात हो सकती है या फिर असरात हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, या फिर एक ये भी हो सकता है केस कि दोनों एक दूसरे मतलब दोनों में से कोई एक वजह हो सकती है और दूसरा उसका असर हो सकता है। तो राइट वाला जो कॉम्बिनेशन है हमें वो ढूंढ के निकालना है। यहाँ पर बयानात दिए गए हैं। पहला बयान है, इलाके में मलेरिया के कैंसर में इजाफा हो रहा है। मलेरिया के कैंसर में नहीं, मलेरिया में इजाफा हो रहा है, इस तरह से बोलेंगे हम। और दूसरा है, इलाके में खड़े पानी का मसला बढ़ रहा है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लिया गया है, इसलिए खड़ा पानी आ गया है, ठहरे हुए पानी का मसला बढ़ रहा है। इस तरह से सवाल को पढ़ेंगे हम। तो पहला बयान है, इलाके में मलेरिया के केसेस, कैंसर नहीं था वो, केसेस में इजाफा हो रहा है। इलाके में मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है, ये पहला बयान। दूसरा बयान है, इलाके में ठहरे हुए पानी का मसला बढ़ रहा है। अब हम अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया होता है मच्छरों के काटने की वजह से, और मच्छर पैदा होते हैं ठहरे हुए पानी में। जहाँ पर जमा हुआ पानी होता है वहीं पर मच्छरों की पैदावार होती है और वहाँ से मलेरिया बढ़ने के खतरात होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इलाके में मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है। ये जो है ये असर है, किस चीज़ का असर है? इलाके में जमे हुए पानी का मसला बढ़ रहा है, इस चीज का असर है। तो बयान नंबर 1 जो है वो असर है और बयान नंबर 2 जो है वो वजह है। बयानात ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर देखिए। पहला है, बयान 1 वजह है, बयान 2 उसका असर है, ये नहीं होगा। बयान 2 वजह है और बयान 1 उसका असर है। बयान 2 वजह है और बयान 1 उसका असर है। बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर सी में दिया गया है कि दोनों भी बयान
इनफरादी वजूहात है, और डी में दिया गया है दोनों ही बयानात इनफरादी असरात है। तो सी और डी तो नहीं होगा। हमने डिस्कस किया कि बयान एक जो है वो असर है, और किसकी वजह से? बयान दो की वजह से। तो बी वाले ऑप्शन में ये दिया गया है बयान दो वजह है किसका? बयान एक के होने का। तो बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है यहां पर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 जो है वो कुछ अल्फाज पर मुश्तमिल है। अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर अंग्रेजी के। अपर है, माइनॉरिटी है, फिर सेंटिनल है, और फिर स्पॉन्सर है। इसमें क्या करना है हमारे को? इफ इन द गिवन वर्ड्स वॉवेल्स आर रिप्लेस्ड विद प्रीवियस लेटर एंड कंसोनेंट आर रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट लेटर, मतलब जो वॉवेल है उसको उससे पहले वाले लेटर से रिप्लेस करना है हमें, और अगर कंसोनेंट आता है तो उसको उसके बाद वाले वर्ड से लेटर से रिप्लेस करना है। मतलब अगर सपोज हमारे वर्ड में ई आ रहा है तो ई से पहले क्या होता है? डी। तो ई हटाकर डी लगाना है वहां पर। और अगर कोई कंसोनेंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए टी आ रहा है, तो टी के बाद वाला जो हुरूफ होता है, टी के बाद आता है यू, तो टी को हटाकर यू लगाना है हमें। इस तरह से हिकमत अमली करना है हमें, और फिर दिए गए सवाल का जवाब लिखना है। सवाल एक्चुअली ये है कि कितने ऐसे अल्फाज बनेंगे जिसमें कम से कम एक वॉवेल होगा। हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट वन वॉवेल। तो चेक करेंगे हम यहाँ पर। यू जो है एक कंसोनेंट है, तो अगला लेंगे। यू से अगला जो होता है वो वी होता है, तो ये वी। पी भी कंसोनेंट है, तो उसका अगला पी का अगला क्यू, पी का अगला क्यू। ई जो है वो वॉवेल है, वॉवेल से पहले वाला डी लेंगे हम। आर कंसोनेंट है, इससे बाद वाला एस लेंगे हम। तो वी क्यू क्यू डी एस, इस तरह से होगा, ये लफ्ज बनेगा। अब इसके अंदर एक भी वॉवेल नहीं है। माइनॉरिटी एम कंसोनेंट है, तो अगला वाला एन आई वॉवेल है, तो उससे पहले वाला जो के होता है एच। एन कंसोनेंट है, उसके अगले वाला ओ, फिर ओ वॉवेल है, तो उससे पहले वाला यानी कि एन। अब यहां पर देखिए एक वॉवेल आ गया, मिल गया हमें यहां पर, तो यहां तक करके रोक देंगे हम। सेंटिनल एस, एस के बाद में बाद वाला लेंगे क्योंकि एस कंसोनेंट है। टी ई है, ई से पहले वाला लेंगे क्योंकि ई वॉवेल है। डी आएगा यहाँ पर। एन, एन जो है कंसोनेंट है, तो उसके बाद वाला लेंगे हम। एन के बाद आता है ओ, तो इस तरह से यहाँ पर भी वॉवेल आ रहा है। नेक्स्ट है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के अंदर एस कंसोनेंट है, तो एस के बाद वाला लेंगे हम टी। पी भी कंसोनेंट है, तो उसके बाद वाला लेंगे हम क्यू। ओ जो है वॉवेल है, तो ओ से पहले वाला लेंगे हम। ओ से पहले आता है एन, एन के ओ के बाद है एन। एन जो है वो कंसोनेंट है, एन जो है वो कंसोनेंट है, तो एन के बाद जो रहेगा वो रहेगा ओ, तो ओ को लेंगे हम। तो इस तरह से यहां पर भी एक वॉवेल आ रहा है। तो ऐसे तीन हुरूफ, तीन अल्फाज मिल रहे हैं हमें जिसके अंदर कम से कम एक वॉवेल आ रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3। सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 33। कीमियाई तौर पर कपास क्या चीज होती है? अगर कीमियाई तौर पर मतलब कपास की अंदरूनी साख्त को देखा जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, निशास्ता होता है। बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है सवाल नंबर 33 का। सवाल नंबर 34, दी गई शक्ल में से ज़हीन, गरीब और ईमानदार, ऑनेस्ट को एजाज लिख दिया गया है यहां पर। तो ज़हीन, गरीब और ईमानदार, अगर ये अल्फाज लेते हैं हम तो इन्हें डायग्राम के थ्रू कैसे
जाहिर करेंगे वो लिखना है हमें। अब ये देखिए, एक इंसान है, तो एक इंसान जो है वो ईमानदार भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, ज़हीन भी हो सकता है। मतलब कुछ अफराद ईमानदार होंगे, गरीब होंगे, लेकिन गरीब और ज़हीन नहीं होंगे। कुछ अफराद गरीब होंगे लेकिन ईमानदार और ज़हीन नहीं होंगे, और कुछ अफराद ज़हीन होंगे लेकिन गरीब और ईमानदार नहीं होंगे। मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। तो इसे रियाजियाती सूरत में हम कुछ इस तरह से बयान करेंगे कि तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर कनेक्टेड है। इस तरह की जो शक्ल है वो सवाल ऑप्शन ए में दी गई है, तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा इसका। सवाल नंबर 34 के बाद सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। दर्ज झेल सवाल में एक बयान और उसके दो नताइज 1 और 2 दिए गए हैं। इसकी बुनियाद पर इंतहाई मौजू मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। बयान दिया गया है, जगजीत न्यूक्लियाई तवानाई मरकज़, न्यूक्लियाई तवानाई मरकज़ की बजाय जौहरी तवानाई मरकज़ भी बोल सकते हैं हम, को माहौल के लिए नुकसानदा समझता है। जगजीत भारतीय हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, जिसके मुताबिक इसके ज़िले में जौहरी तवानाई मरकज़ की इजाज़त दी गई है। अब जौहरी तवानाई मरकज़ जो है उससे फ़िज़ाई आलूदगी होती है। असल में जौहरी आलूदगी पर्टिकुलर एक कंसेप्ट है, जौहरी आलूदगी होती है उससे। तो ये जो है ये माहौल के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसी वजह से जगजीत जो है वो भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, क्योंकि भारतीय हुकूमत ने क्या किया है, उसके ज़िले में जौहरी तवानाई मरकज़ को खोलने की इजाज़त दे दी है। तो ये बयान है। अब इसके नताइज दिए जा रहे हैं। जगजीत मुल्क की तरक्की की मुखालफत कर रहा है। अगर जौहरी तवानाई मरकज़ कायम होगा तो जौहरी तवानाई के ज़रिए बिजली वगैरह पैदा की जाएगी और मुल्क की तरक्की होगी। तो मुल्क की तरक्की की मुखालफत कर रहा है, इसलिए वो मुल्क का गद्दार है। एक तो नतीजा ये हो गया। दूसरा, जगजीत भारतीय हुकूमत की मुखालफत कर रहा है, मतलब वो इस मामले को साइड में रख दीजिए, वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, अपनी हुकूमत से ही बगावत कर रहा है, इसलिए वो मुल्क का गद्दार है। तो इस तरह से दो नताइज हैं। दोनों में से कौन सा है जो रिजल्ट में सही माना जाएगा, नतीजा सही माना जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, सिर्फ नतीजा 1 सही है, सिर्फ नतीजा 2 सही है, सी है या तो नतीजा 1 या नतीजा 2 सही है, और डी है ना नतीजा 1 और ना ही नतीजा 2 सही है। अब हमारा जो मुल्क है भारत, वो जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर हर किसी को अपनी राय पेश करने का हक है। तो चाहे वो एहतजाज कर भी रहा है तो उसे गद्दार बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो अपनी राय का इजहार कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों नताइज जो है वो गलत है असल में। तो हम ऑप्शन डी, ना नतीजा 1 और ना ही नतीजा 2 सही है, इसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 के अंदर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। डॉक्टर बुखार बयान करे, इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में ले लिया गया है। बयान करने का मतलब प्रिस्क्रिप्शन है एक्चुअली, जो दवाई लिख कर देता है, दवा की पर्ची बोल लेते हैं हम इसे। तशखीस डायग्नोस करता है और फिर दवा लिख कर देता है। तो इसे सीरीज में लगाना है हमें। पहला जो है सबसे वो है डॉक्टर, यह है 1 नंबर। दूसरे नंबर पर दिया गया है बुखार, तीसरे नंबर पर दिया गया है पर्ची, पर्ची लिखेगा वो। चौथे नंबर पर है तशखीस, और 5वें नंबर पर है दवाई। अब इसमें से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बुखार चढ़ेगा। बुखार चढ़ने के बाद में डॉक्टर के पास जाया जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा, फिर चेक करेगा, डायग्नोस करेगा, देखेगा। तो देखेगा मतलब तशखीस करेगा, तो ये 4 नंबर पे जाएगा। फिर तशखीस करने के बाद में वो पर्ची लिख कर देगा, और पर्ची लिख कर देने के बाद में हम जाकर मेडिकल से दवाई लेंगे। तो 21435 ये जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन रहेगा इसका। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 37। 2, 6, 12, 20
ब्लैंक स्पेस 42, 56, 72, 90, इस तरह से एक अददी सिलसिला दिया गया है। गुमशुदा यानी कि ब्लैंक में जो नंबर है उसे पहचानना है हमें। नंबर्स दिए गए हैं, 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, 20 के बाद में ब्लैंक स्पेस है, फिर 42 है, फिर 56 है, फिर 72 है और फिर 90 है। अब 2 से 6 हो रहा है मतलब 4 का इजाफा हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है मतलब 6 का इजाफा हो रहा है, 12 से 20 यानी कि 8 का इजाफा हो रहा है। जो पैटर्न है वो देखिए, जुफ्त अददों की मुनासिबत से इजाफा हो रहा है, 4, 6, 8। अब 8 के बाद क्या होगा, 10 का इजाफा होगा, तो 20 में 10 का इजाफा हुआ मतलब क्या होगा, यहाँ पर 30 आएगा। तो इस तरह से ब्लैंक में 30 आएगा। अब 30 के बाद में 12 का इजाफा होगा, ये 42 हो जाएगा। 12 के बाद 14 का इजाफा होगा 42 में, तो ये 56 हो जाएगा। और फिर इस तरह से 16 का इजाफा होगा तो वो 72 हो जाएगा, और 16 के बाद 18 का इजाफा होगा तो वो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से इस जगह पर 30 आएगा। ऑप्शन है 20, 21, 30 और 12। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस सवाल। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 38 की जानिब। सवाल नंबर 38 इसी मालूमात पर एक सवाल पिछले पेपर यानी कि पेपर 1 में पूछा गया था। 145 नंबर का क्वेश्चन था वो। मालूमात कुछ इस तरह से है इसमें। मंदरजा झैल में मुसल्लस असातिज़ा की नुमाइंदगी करता है, दायरा तालिब इल्मों की नुमाइंदगी करता है और मुस्ततिल अदाकारों की नुमाइंदगी करता है। अब यहाँ पर बहुत बारीक में लिखा हुआ है, इसलिए ये जो है ये इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन की, और इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि कौन सा अदद असातिज़ा की नुमाइंदगी करता है जो तालिब इल्म और अदाकार भी हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये, कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्चुअली यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है जवाब उसका गलत दिया गया है। इसका जवाब जो है वो 5 है और यहाँ पर जवाब 6 दिया गया है। पिछले क्वेश्चन पेपर में इसका जवाब राइट दिया गया है, 5 ही दिया गया है। तो हम अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम 5 को ही सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेंज होने वाली हो लेकिन वो प्रिंट में ना आया हो, तो इसलिए 6 ऑप्शन दे रहा है शायद इसका। बट अगर हम सवाल के की मालूमात के हिसाब से जाते हैं तो इसका सही जवाब 5 ही होना चाहिए। सवाल नंबर 38 के बाद सवाल नंबर 39। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बुनियाद के लिए मंदरजा झैल में कौन सबसे ज्यादा मुनासिब है। बर्फ मकनातीस की जो मटेरियल होता है वो कौन सा मटेरियल है ये हमसे पूछ रहा है। तो बर्फ मकनातीस की अगर कभी बात करते हैं हम तो सॉफ्ट आयन जो नरम लोहा होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी रखता है। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन सॉफ्ट आयन नरम लोहा, इसे सिलेक्ट करेंगे हम। सवाल नंबर 40 है। जीएसएम सीडीएम में जीपीआरएस ये जो तमाम इस्तेलाहात है ये डैश के हवाले में है। जीएसएम कार्ड, सीडीएम में कार्ड और जीपीआरएस यानी कि इंटरनेट वगैरह ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मोबाइल से रिलेटेड टर्म्स हैं। सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट सवाल नंबर 41। एक क्यूब पर 4 मसावी कट लगाने से, एक मुकब पर 4 मसावी कट लगाने से कितने छोटे टुकड़े हासिल होते हैं। कोई भी चीज़ है अगर उसको मसावी तौर पर तकसीम कर रहे हैं, अगर 4 मसावी तौर पर 4 बार उसको कट लगा रहे हैं यानी कि वो 5 हिस्सों में तकसीम होगी। अब यहाँ पर देखिए, सपोज एक लकीर है, इसे मैंने बीच में से एक मसावी तौर पर कट करने के लिए कट लगाया तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अब यही दूसरी है, मसावी 2 हिस्से लगा रहा हूं तो 2 कट लगाने पर 3 टुकड़े होंगे इसके, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इस तरह से जितने कट लगाएंगे उससे ज्यादा एक टुकड़ा हासिल होगा। तो 4 कट लगा रहे हैं यानी कि 5 टुकड़े मसावी जिसामत के हासिल होंगे। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 42। EA-OI हुर्फ इल्लत है, वॉवेल्स है अंग्रेजी के।
AEIOU, यू मिसिंग है यहाँ पर, यू वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट 92, 88, 84 डैश 92, 88, 84 से लेकर 0, या फिर से लेकर 0 नहीं, ये आगे बढ़ रहा है। इस हिसाबी तसाउद में सिफर कौन से मुकाम पर होगा, सिफर कौन से मुकाम पर होगा, ये सवाल है असल में। हिसाबी तसाउद का सवाल है, 10th स्टैंडर्ड में पूरा थ्योरी इसका दिया गया है डिटेल के अंदर। अब यहां पर हम देखते हैं तो ये है A और 0 लेना है हमारे को, तो Tn इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। Tn पता है हमें कौन से नंबर पर है, कौन से मुकाम पर है वो नहीं पता है, यानी हमें n मालूम करना है। यहाँ पर n मालूम करने के लिए जो ज़ाब्ता है वो Tn मसावी a जमा n मनफी 1 d है, तो d लेना पड़ेगा हमें। d होता है दो मुश्तरक अरकान का फ़र्क। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, 92 माइनस 88 नहीं होता है, d की जो वैल्यू होती है वो होती है T2 माइनस T1, या फिर d को आप T3 माइनस T2, या फिर d को आप T4 माइनस T2 भी ले सकते हैं, इस तरह से, यानी कि बड़ा टर्म माइनस उससे पहला वाला टर्म, इस तरह से होता है। तो 88 मनफी 92 यानी कि d की जो वैल्यू रहेगी वो -4 रहेगी, 84 मनफी 88 यानी कि -4। तो इस तरह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, मतलब हम ध्यान नहीं देते, एक्चुअली d को डायरेक्ट 4 ही ले लेते हैं। तो इस सवाल में ये एहतियात करना ज़रूरी है। ज़ाब्ता है Tn मसावी a जमा n मनफी 1 d, Tn की जगह पे 0 रखेंगे, a है 92 जमा n मनफी 1 को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि n की कीमत मालूम करना है हमें, d की कीमत है -4। सिफर मसावी 92। अब ये देखिए, ये -4 का मनफी मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो n -1 और 4 एज इट इज रह जाएंगे। ये मनफी बाहर निकलकर इस जमा के साथ में ऑपरेट होगा, मनफी जमा हो जाएगा मनफी। तो ये जो पूरा टर्म है 2 ब्रैकेट वाला, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा, पूरा का पूरा टर्म प्लस हो जाएगा, यानी n-1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 92 होगा। अब n-1 इस पूरे टर्म के साथ में 4 मल्टीप्लीकेशन में है, उसकी साइड चेंज करूंगा मैं, n-1 इज इक्वल्स टू 92, 4 को लेफ्ट से राइट में लाऊंगा, लेफ्ट में वो मल्टीप्लीकेशन में था, राइट में आकर डिवीजन में हो जाएगा। फिर 92 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा, 4 2 जा, रिमेनिंग इज 1, 4 3 जा, तो n-1 का वैल्यू होगा 23। यहाँ पर जवाब खत्म नहीं हुआ हमारा, हमें n की वैल्यू निकालना है। -1 को इधर लेकर जाएंगे, जमा 1 हो जाएगा, 23 जमा 1 होता है 24। तो इस तरह से n की वैल्यू 24 मिलेगी, यानी कि 0 जो होगा वो 24वें मुकाम पर होगा। ऑप्शंस है 24वां, 27वां, 23वां और 28वां। ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है 24वां। सवाल नंबर 44, किसी बच्चे की जिन्स का पता किस चीज से लगता है? बुनियादी तौर पर बच्चे की जो जिन्स होती है उसका तयन जो होता है वो वालिद के क्रोमोसोम से होता है। ऑप्शन है बाप के क्रोमोसोम, माँ के क्रोमोसोम, RH फैक्टर, वालिदैन का RH फैक्टर, और D है बाप के खून का ग्रुप। ए वाला ऑप्शन बाप के क्रोमोसोम, ये राइट रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 45, पेक्टिन इज फाउंड इन। पेक्टिन जो होता है वो फ्रूट्स में पाया जाता है। ये ऑप्शन है ऑल फूड प्लांट्स, सभी ग़िज़ाई चीज़ें। नेक्स्ट है कैक्टस में, दूसरा है आमतौर पर फलों में, और तीसरा है अनाज के अंदर। सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है, आमतौर पर फलों में। सवाल नंबर 46 की जाने पड़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 46 है, टास्क तज्जिया सिलसिले में डैश किया जा सकता है। टास्क तज्जिया मतलब कि कोई एक सरगर्मी से रिलेटेड जो तज्जिया होता है वो उसमें क्या क्या किया जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, किताबों का मवाद, मतलब तज्जिया, किताबों के मवाद का तज्जिया किया जा सकता है, रोज़गार फराहम करने के लिए मुलाजमत
जो है सीखने के लिए महारतें जो है इन तमाम का तज्जिया किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। सवाल नंबर 47 प्रिंट में मिस्टेक हुआ है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है P एक काम 8 दिन में कर सकता है, क्यों वही काम 12 दिन में कर सकता है और R उसी काम को 16 दिन में करता है। P जो है वो एक काम 8 दिन में मुकम्मिल कर रहा है। P को मुकम्मिल करने के लिए जो दरकार वक्त है वो 8 दिन है। Q वही काम 12 दिन में मुकम्मिल कर रहा है और R वही काम 16 दिन में मुकम्मिल कर रहा है। आगे बोला गया है हमें हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, कितने दिन लगेंगे अगर कभी R ये काम करता है और हर दूसरे दिन, हर अल्टरनेट डे R के साथ में P और Q भी मिलकर काम करते हैं। मतलब एक दिन R अकेला काम करेगा और उसके बाद दूसरे दिन R के साथ P और Q भी काम करेंगे, फिर R अकेला काम करेगा, फिर चौथे दिन R के साथ P और Q दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये जो सवाल है, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मेन आइडिया ये है कि हमें जो टोटल काम हो रहा है P, Q और R से, तो उसकी एक यूनिट निकालना पड़ेगी, मतलब एक इकाई निकालना पड़ेगी कि काम की इकाई कितनी है। उसके लिए हम P कितना काम कर रहा है वो देखेंगे, Q कितना काम कर रहा है वो देखेंगे और R कितना काम कर रहा है वो देखेंगे, और फिर हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक़ल निकाल लेंगे। इसका हम एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8, 12 और 16 ये तीनों कौन से पहाड़े, मतलब ऐसा अदद जो इन तीनों पहाड़ों से तकसीम होता है वो निकालना पड़ेगा हमें। अब वो निकालने के लिए इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। 2 से तकसीम होते हैं सब, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तकसीम होते हैं 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से तकसीम होगा, 2 एकन 2, 3 नहीं होगा, 3 को एज इट इज़ रखेंगे हम, 2 दूनी 4, फिर 2 से तकसीम होगा क्या, ये वाला 2, तो 1 और 3 को एज इट इज़ रखेंगे, 2 एकन 2, और फिर 3 से इसको तकसीम करेंगे, 1 एज इट इज़ रहेगा, 3 एकन 3, 3 एकन 3। तो जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जो एलसीएम होगा वो होगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 4 बार 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो इसलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो इन तीनों का जो एलसीएम रहेगा वो 48 रहेगा। अब 48 जो है ये टोटल काम हुआ, 48 जो हुआ ये क्या हुआ, टोटल काम हुआ। अब 48 को हम 3 अफराद काम कर रहे हैं इसलिए 3 से तकसीम कर देंगे, 3 अफराद काम कर रहे हैं इसलिए नहीं, P कितना काम कर रहा है एक दिन में वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, 48 को 8 से तकसीम करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48। Q कितना काम कर रहा है ये देखने के लिए हम 48 को 12 से तकसीम करेंगे, तो ये होगा 12 चौक 48, और R कितना काम कर रहा है ये देखने के लिए हम 48 को 16 से तकसीम करेंगे, ये होगा 16 गन 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो इस तरह से इसका मतलब ये होता है कि P एक दिन में 6 इकाई का काम कर रहा है, Q एक दिन में 4 इकाई का काम कर रहा है और R एक दिन में 3 इकाई का काम कर रहा है। तो एक दिन में P का काम 6 यूनिट होगा, Q का काम 4 यूनिट होगा और R का काम 3 यूनिट होगा। हमसे पूछा जा रहा है R के बारे में। R के बारे में क्या पूछा जा रहा है, मतलब R को लेकर क्वेश्चन कर रहा है। R अकेला काम करेगा, फिर उसके बाद वाले दिन R, P और Q दोनों मिलकर काम करेंगे।
उसके बाद वाले दिन R अकेला काम करेगा, फिर R और P और Q दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ऐसा काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब देखिए काम के जो टोटल यूनिट्स है वो 48 है। तो अगर फर्स्ट डे की बात करते हैं हम, तो फर्स्ट डे R अकेला काम करेगा, मतलब 3 यूनिट कंप्लीट होंगे। सेकेंड डे R भी काम करेगा, P भी काम करेगा और Q भी काम करेगा, मतलब 6 और 4 10 और 3 13, इस तरह से 13 यूनिट कंप्लीट होंगे। तो ये एक साइकिल होगी। अब साइकिल वापस से रिपीट होगी, यानी कि थर्ड डे जो है वो R अकेला काम करेगा, 3 यूनिट का काम होगा। फोर्थ डे तीनों मिलकर काम करेंगे, 13 यूनिट का काम होगा। फिफ्थ डे R अकेला काम करेगा तो 3 यूनिट का काम होगा। और सिक्स्थ डे तीनों मिलकर काम करेंगे तो 13 यूनिट का काम होगा। तो इस तरह से फर्स्ट डे 3 यूनिट, सेकेंड डे 13 यूनिट, और इस तरह से अगली 2 साइकिल और चलेगी। तो 13 और 3 ये होता है 16, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। तो इस तरह से 3 यूनिट में ये काम, 3 साइकिल्स में ये काम कंप्लीट होगा। मतलब एक दिन R अकेला, उसके बाद दूसरे दिन P Q R तीनों मिलकर काम करेंगे। तो यानी कि 3 साइकिल लग रही है। एक साइकिल में कितने दिन आ रहे हैं? 2 दिन आ रहे हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, दूसरी साइकिल में तीसरा दिन, चौथा दिन, और तीसरी साइकिल में 5वां दिन, छठा दिन। यानी कि टोटल जो डेज रहेंगे वो 6 डेज रहेंगे। ये था सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 48 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। रियाजियाती मंतक पर सवाल है ये। वो या तो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। या का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर देखिएगा। इससे ऐसे ही क्वेश्चन हम पेपर 1 में भी सॉल्व कर चुके हैं। जब या होता है तो या में जुमले का आधा हिस्सा मुस्बत है तो अगला हिस्सा मनफी होता है, और अगर पहला हिस्सा मनफी है तो अगला हिस्सा मुस्बत होता है। तो ये बात याद रखना है हमें या के बारे में, और इससे इसी कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बयान दिया गया है वो या तो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। अब इसके 4 अलग अलग बयानात दिए गए हैं। पहला है ए, वो पढ़ा लिखा है, बी, वो पढ़ा लिखा नहीं है, सी है वो अनपढ़ है, और डी है वो अनपढ़ नहीं है। हमें क्या करना है? एक राइट कॉम्बिनेशन को चूज करना है ऑप्शन में से, और जिसमें पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है। तो जो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं वो है AC, DA, CB और AB। अब जो कॉम्बिनेशन होगा वो या तो A और C का होगा या फिर B और D का होगा। या तो A और D का होगा या B और C का होगा, जिसमें एक जुमला मनफी और एक जुमला मुस्बत है। तो AD और BC इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। अब क्वेश्चन में बोल रहा है पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है। पहला वाला जुमला क्या है बयान में? वो या तो पढ़ा लिखा है। अब पढ़ा लिखा है ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ रहा है? AD के कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो AD से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन है वो DA का है, इसलिए हम DA ऑप्शन B को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 49। दर्जे झैल में से बेजोड़ को तलाश करो। टोकरी, प्याला, थैला और चाकू, इनमें से अलग अलग चीज़ों को, मतलब गैर मुताल्लिक़ चीज़ को अलग करना है हमें। टोकरी, थैला और जो प्याला होता है, ये सारी चीज़ें क्या है? इनके अंदर कुछ रखा जाता है, जबकि चाकू से कुछ काटा जाता है तो चाकू को अलग लिया जाएगा। मतलब चाकू ऑड वन आउट का ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन पासे के ऊपर है, पासे के खुले रुख के ऊपर है क्वेश्चन। ये सबसे पहला क्वेश्चन है पासे का हमारी इस सीरीज में, मतलब पेपर 2 में आया है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था लेकिन वो रॉन्ग हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था? पूरा एक साथ दे दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है वो राइट क्वेश्चन है। V है पहले, फिर W का फेस है, और फिर X का फेस है, फिर Z का फेस है, यहाँ पर U का फेस है, और यहाँ पर Y का फेस है।
याद रखिएगा कभी भी जो दो अलग अलग दिए होते हैं ये एक दूसरे के सामने आते हैं। इधर v है तो v के सामने x होगा और इधर w है तो w के सामने z होगा। बस यही ट्रिक इसे इस क्वेश्चन में याद रखना है हमसे। इस सवाल में पर्टिकुलरली हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए मुतबादिलात में से कौन सा सही होगा ऐसे के z के सामने कौन सा होगा, z के अपोजिट कौन सा होगा। तो z के अपोजिट w होगा। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है इसका। ये था सवाल नंबर 50। इसी के साथ हमारी पार्ट 2 पेपर 2 की वीडियो खत्म होती है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व किया। पार्ट 3 की वीडियो में इंशाल्लाह हम सवाल नंबर 51 से लेकर सवाल नंबर 75 तक सॉल्व करेंगे।